हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। और आप देख रहे हैं हमारी एएफएम फाउंडेशन सीरीज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड द क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज जो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद बनाई जाती हैं। हमारे जो सिलेबस है एएफएम का उसके अंदर मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 5 वो हमारा ट्रायल बैलेंस के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। और इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो थी जो मैंने लास्ट ट्यूसडे को पब्लिश की थी, आप लोगों ने उसको देखा होगा। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अलग अलग एरर्स हमारे अकाउंट बुक्स के अंदर होते हैं वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो द मेन पर्पज ऑफ मेकिंग अ ट्रायल बैलेंस इज टू बेसिकली check for the arithmetic errors which have happened in our account books। वो एरर कितने टाइप के होते हैं, कैसे एरर डिटेक्ट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पूरी प्लेलिस्ट हमारी चल रही है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को अच्छे से समझ सकते हैं और सस्पेंस अकाउंट को यूज करके कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास की जाती हैं वो भी हम लोग समझ सकते हैं। नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द एएफएम एग्जामिनेशन यू विल एक्सपेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सस्पेंस अकाउंट, एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस विल बी देयर। ठीक है, और ये 1 नंबर के आधे नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप देखो तो 2 से लेकर 1 मार्क्स तक, 2 to 1 मार्क्स फॉर श्योर आपको सस्पेंस अकाउंट से देखने को मिलेंगे इन योर एग्जामिनेशन। सो आपको लग सकता है कि ये 2-1 मार्क्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, बिकॉज इन इंटायर एग्जाम यू हैव टू गेट ओनली 50 मार्क्स। 50 और उससे ज्यादा मार्क्स आपको लेकर आने हैं, तो एक एक नंबर जो है वो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सस्पेंस अकाउंट इन इटसेल्फ इज अ वेरी सिंपल टॉपिक इन माई ओपिनियन। इसको कवर करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और जो सवाल इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर आते हैं वो सवाल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, तो उनको सॉल्व करना भी ईजी है, राइट। सो ये 2-1 नंबर के लिए अगर आप ये वीडियो देख के इसको समझ सकते हो अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली ये 2-1 नंबर आपके जो हैं वो श्योर हो गए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट? सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट होता है जिसको हम लोग बनाते हैं जहां पर हम कुछ एंट्रीज को टेम्पररी बेसिस पर स्टोर कर सकें। सो इट इज एन अकाउंट इन विच एंट्रीज कैन बी रिकॉर्डेड टेम्पररीली बिफोर बीइंग परमानेंटली एलोकेटेड टू द प्रॉपर अकाउंट। क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपने देखा है हमारा ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सारे अकाउंट्स का बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। बट तुरंत हमें समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि वो मिस्टेक एक्चुअली कौन से अकाउंट में हुई है। तो वो मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें हर अकाउंट को जा जाकर चेक करना पड़ेगा कि किस अकाउंट में मिस्टेक एक्चुअली हुई है। सो अनलेस एंड अनटिल वी आर एबल टू फाइंड इन विच अकाउंट द एरर वाज देयर, हम उस समय तक ये जो डिफरेंस आया है डेबिट और क्रेडिट का उसको कहीं तो रखना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस को एग्री करने के लिए हम एक नया अकाउंट खोल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। जैसे ABCD किसी का भी अकाउंट होता है, कैश अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, वैसे हमने एक नया अकाउंट खोला सस्पेंस अकाउंट। इस सस्पेंस अकाउंट में वो जो डिफरेंस है जो एरर की वजह से आया उस डिफरेंस को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर कर दिया। और जब हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली एरर किस अकाउंट के अंदर हुआ था, हम इस जो सस्पेंस अकाउंट के अंदर जो हमने बैलेंस डाला हुआ था इसको उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। वेरी सिंपल। सो सस्पेंस अकाउंट के कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं। जो थ्योरी है, जो आप जिसके ऊपर आपको सवाल आते हैं, ये थ्योरी क्या है? इट होल्ड्स द ट्रांजैक्शंस or items that cannot be immediately classified or allocated to their proper accounts. So if we have found out an error and we are still not sure this error is because of which account, कौन से अकाउंट से आया है, तो हम टेम्पररीली उस बैलेंस को, वो एक्सेस डेबिट है या एक्सेस क्रेडिट है जो भी है, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में टेम्पररी बेसिस पे डाल देते हैं। ठीक है। यूजुअली वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। ये वन साइडेड एरर्स को हम यूजुअली रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि एक साइड का एरर हमें पता लग गया है कि किसी अकाउंट में गलत डेबिट या गलत क्रेडिट हो गया है। ठीक है। सो अब हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट, जिस सस्पेंस अकाउंट के साथ मैच करके हम उस एरर वाले अकाउंट को सही कर देते हैं। कैसे सही करते हैं इसको भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे थ्रू एन एग्जांपल। जिस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में आएगा उसको यहां से समझेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज नाउ वेरी सिंपल, टू प्रिवेंट इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ट्रायल बैलेंस एंड अफेक्टिंग द ओवरऑल एक्यूरेसी। हम नहीं चाहते कि कोई इनकरेक्ट एंट्री हो गई है, इनकम्प्लीट एंट्री हो गई है और उसकी वजह से हमारा सारा अकाउंट बुक्स खराब हो जाए, तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट में टेम्पररी बेसिस पे डालते हैं। वेरी क्लियर। नाउ it is usually opened after preparing trial balance, because after preparing trial balance we will get to know कि हमारा एरर हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये टेम्पररी अकाउंट है। टेम्पररी अकाउंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ओपन कर रहे हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट्स हमें इस अकाउंट को क्लोज भी करना है। ठीक है। सो देयर बैलेंसेस, वॉट एवर बैलेंस इज देयर इन द ट्रायल बैलेंस अकाउंट, सॉरी इन द सस्पेंस अकाउंट, चाहे वो क्रेडिट या डेबिट बैलेंस है, इट शुड बी रिजॉल्व्ड एंड क्लियर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, राइट। सो ऑल द बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट
इज शिफ्टेड टू द बैलेंस शीट, अगर वो डेबिट साइड का बैलेंस बचा हुआ है और उसको लायबिलिटी साइड में डालते हैं अगर वो क्रेडिट साइड का बैलेंस बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने सस्पेंस अकाउंट बनाया, सस्पेंस अकाउंट के अंदर मैंने वो टेम्पररी जो भी एरर हुआ था उसको मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। सस्पेंस अकाउंट में एक डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि एक्सेस डेबिट था, वो एक्सेस डेबिट मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाला हुआ है। अब अगर मुझे पता नहीं चल रहा कि वो एक्सेस डेबिट किस अकाउंट के एरर की वजह से आया है, तो मैं फाइनल स्टेटमेंट्स बनाने वक्त बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपको ध्यान रखना है, वो डेबिट बैलेंस शिफ्ट कर देता हूं। तो 100 रुपए का डेबिट बैलेंस बचा हुआ है तो वो मैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, राइट। अगर क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है सस्पेंस अकाउंट में तो वो हम लायबिलिटी साइड के ऊपर शो करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे। Any balance in suspense account, if it is debit balance, it is going on the asset side of balance sheet. If it is a credit balance, it will go on the liability side of the balance sheet. बैलेंस शीट को आगे हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे और हम वहाँ देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं हर कंपनी की वो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती हैं और वहाँ पर ही सस्पेंस अकाउंट को फाइनली हम लोग शो करते हैं अगर वो हम रिजॉल्व नहीं कर पाते तो, राइट। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इससे हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हाउ वी यूज द सस्पेंस अकाउंट। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मिस्टर ए। Mr. A has prepared his trial balance for his company, but he is not able to balance the trial balance. वो एग्रीमेंट में नहीं है, डेबिट और क्रेडिट जो है वो एक्सेस दिखा रहा होगा। तो क्वेश्चन में हमें बता दिया है द क्रेडिट इज एक्सीडिंग द डेबिट साइड बाय 250 रुपीज। So what is it saying? It is saying that credit is more देन द डेबिट साइड बाय 250 रुपीज। तो ये ज्यादा हो गया क्रेडिट, तो क्रेडिट ज्यादा हुआ, इसका मतलब किसी अकाउंट के अंदर हमने या तो गलती से एक्सेस क्रेडिट डाल दिया है या किसी अकाउंट के अंदर हमने डेबिट जितना होना चाहिए था उससे कम डेबिट रखा है। सो वट एवर इज द रीजन वी हैव एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ 250 रुपीज। सो नाउ वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि वेयर दिस 250 रुपीज इज हैज गॉन। ठीक है, कहां से ये एरर आया है। तो हम सारे अकाउंट्स को चेक करते हैं। अकाउंट्स को जब चेक किया तो उनको क्या पता लगा, दीज 5 एरर्स वर डिटेक्टेड इन देयर अकाउंट्स। ये 5 अलग अलग एरर्स उनको अकाउंट में पता चले हैं और इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है आपको। यू हैव टू रेक्टिफाई दीज एरर्स एंड यू हैव टू शो सस्पेंस अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज होंगी। ओके, लेट अस सॉल्व दिस वन बाय वन। एक एक करके ये एरर्स मैं आपके सामने लाता रहूंगा। पहला एरर क्या है, goods amounting to rupees 620 sold to लोहिया कंपनी were correctly entered in sales book but posted to account as 260। क्या हुआ इस एरर के अंदर, हमने सामान जो है वो बेचा लोहिया कंपनी को, कितने में सेल किया है 620 रुपीज के अंदर। हमने इसको सेल्स बुक में करेक्ट एंट्री की है, इट इज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, दैट मीन्स इन सेल्स बुक वी हैव क्रेडिटेड द सेल्स अकाउंट बाय रुपीज 620। वेरी गुड, बट इट इज पोस्टेड टू द अकाउंट एज 260 रुपीज। तो जो लोहिया कंपनी का अकाउंट है वहां पर हमने दिखाना चाहिए था कि हमने गुड्स को सेल किया है, वहां हम इसको 620 की जगह 260 तरीके से पोस्ट कर दिया है हमने उसको। ठीक है, तो ये यहां पर एरर क्या आ गया, 620 की जगह 260 पोस्ट कर दिया है। सो दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन। दिस एरर ऑफ कमीशन इज बिकॉज वी हैव wrongly entered the amount, राइट। एरर ऑफ कमीशन यही होता है कि हम डेबिट को क्रेडिट डाल दें या क्रेडिट को डेबिट डाल दें, या फिर हम जो अमाउंट है वो इनकरेक्ट अमाउंट हम पोस्ट कर दें हमारे अकाउंट के अंदर। सो एक्चुअली व्हाट शुड हैव बीन द एंट्री, the entry should have been Lohiya's account has been debited by 620 and sales account has been credited by 620। सेल हुई है, सेल जब भी होती है तो क्रेडिट होती है और सेल जिसको की जाती है उसका अकाउंट हम डेबिट कर लेते हैं 620 रुपीज से। ठीक है, अब ये 620 की एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन ये हुई कितने की है, ये हुई है 260 की, राइट। सो लोहिया अकाउंट के अंदर जब हमने पैसा जब दिखाया है तो हमने दिखाया कि लोहिया अकाउंट वॉज डेबिटेड बाय सेल्स लेकिन बाय 260 रुपीज, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस नाउ, 620 माइनस 260, ये जो आपको 360 का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस इज द बेसिक रीजन कि हमारा जो डेबिट होना चाहिए था 620 का वो डेबिट कम हो गया है बाय 360 रुपीज। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि ये एंट्री हमारी गलत हो गई है। व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री, नाउ हियर वी विल यूज द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कैसे यहां पर यूज होगा, हम लोहिया के अकाउंट में डेबिट इज 260, यहां पर 360 रुपीज का डेबिट जो है वो और होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हम लोहिया के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। लेकिन ये 360 रुपीज अगर डेबिट कर रहे हैं लोहिया के अकाउंट में तो क्रेडिट होना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। ऑलवेज व्हेनेवर वी हैव टू डेबिट एनी अकाउंट वी हैव टू क्रेडिट सर्टेन अकाउंट साइमल्टेनियसली, है ना। तो अब यहां पर हम सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट कर नहीं सकते, सेल्स अकाउंट में तो एंट्री बिल्कुल करेक्ट हुई है, सेल्स अकाउंट में कोई गड़बड़ एंट्री नहीं हुई है, एंट्री इज ऑलवेज राइट इन सेल्स अकाउंट। सो नाउ हियर वी विल डेबिट द अकाउंट बाय 360 ऑफ लोहिया जी एंड 360 रुपीज क्रेडिट कर देंगे हम सस्पेंस अकाउंट में। और इसका नरेशन कैसे लिखते हैं, बीइंग लेस अमाउंट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ लोहिया, कि लोहिया के अकाउंट में लेस डेबिट डल गया था, 620 की जगह 260 डल गया था और उसको हमने करेक्ट किया है 360 रुपीज एक्स्ट्रा डेबिट करके, राइट। सो इस वजह से ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने की वजह से अब जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है वहां पर हमने देखा वहां पर एक एक्सेस क्रेडिट हो गया है 360 रुपीज का।
सो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, इसलिए हमने राइट साइड में एंट्री कर दी लोहियाज अकाउंट की। ठीक है, बाय लोहियाज अकाउंट 360 रुपीज हैव बीन क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एरर रिजॉल्व हुआ है। लेट अस लुक, ये आपको क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के दोबारा देखो। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, राइट। सेकंड एरर को रिजॉल्व करते हैं, इससे ज्यादा क्लैरिटी हमें और मिलेगी। यहां पर हमें क्या लिखा है देखो, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹75 वर सोल्ड टू वरुण फॉर कैश। सो आई हैव सोल्ड सम गुड्स टू वरुण, और वो मैंने क्रेडिट पे सेल नहीं किए, मैंने कैश में सेल किए हैं। मैंने कैश ले लिया उससे 75 रुपीज और उसको सामान दे दिया, and it is correctly entered in the cash book. So that means cash book has been debited by ₹75. Cash जब में हमेशा बढ़ता है, whenever the asset increase it is debit. So cash will always be debited when it is increasing. तो यहां पर हमने क्या किया, वरुण को सामान बेचा है तो उसे कैश लिया है, हमारे पास कैश बढ़ गया तो वो डेबिट हो गया। ठीक है, लेकिन the amount was wrongly credited to वरुण. This amount should not have been credited to वरुण, it should have been credited to the sales account. क्योंकि जब भी कैश सेल होती है तो वहां पर कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक सेल्स अकाउंट होता है, एक कैश अकाउंट होता है, और कैश अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है। जब भी सेल होगी तो सेल क्रेडिट होगा, राइट। और अगर कैश में सेल हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अगर क्रेडिट पे सेल हो रही है तो वो जो पर्सन जिसको सेल की गई उसका अकाउंट डेबिट होगा, जैसे लोहिया जी का डेबिट किया गया था। ठीक है, सो नाउ हियर द एरर ऑफ कमीशन इज हैपनिंग। वी हैव इफेक्टेड टू अकाउंट्स। दो अकाउंट कौन से इफेक्ट किए हैं? एक तो वरुण का अकाउंट इफेक्ट कर दिया क्योंकि हमने वरुण के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, राइट। लेकिन हमें क्रेडिट क्या करना था, सेल्स अकाउंट। तो ना सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हुआ और वरुण के अकाउंट में जो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था वो क्रेडिट हो गया। सो हियर द रॉन्ग एंट्री इज हैपनिंग इन वरुण's अकाउंट इज दैट वरुण's अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय कैश बाय ₹75. वरुण's अकाउंट इज क्रेडिटेड, इट शुड नॉट हैव बीन क्रेडिटेड बाय 75. सेल्स अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय ₹75. सेल्स अकाउंट में हमें 75 रुपीज कैश दिखाना था, लेकिन हमने वरुण को दिखा दिया। आपको पता चला ये क्यों हुआ? क्योंकि द सेल वॉज हैपनिंग फॉर कैश एंड वेन एवर वी रिसीव कैश, हम तो दो अकाउंट इन्वॉल्व करेंगे जी। हमारी करेक्ट एंट्री क्या होती, हम कैश अकाउंट को डेबिट करते बाय 75 और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते बाय 75, लेकिन हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया बाय 75 और वरुण के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो हमें वरुण के अकाउंट से ये एंट्री हटानी पड़ेगी और सेल्स के अकाउंट में ये एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एंट्री रेक्टिफिकेशन की कैसे बनाएंगे हम? सिंपल है, यहां पर हमें सस्पेंस अकाउंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज द बोथ द अकाउंट्स विच आर इनकरेक्टली अफेक्टेड, वरुण का अकाउंट भी इफेक्ट हुआ है, सेल्स अकाउंट भी इफेक्ट हुआ है। तो हम सेल्स के जो वरुण के अकाउंट का क्रेडिट है इसको ट्रांसफर कर देते हैं सेल्स अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर करेंगे? वरुण को डेबिट कर दो बाय 75 और सेल्स को क्रेडिट कर दो बाय 75। वेरी सिंपल। सो वरुण अकाउंट इज डेबिटेड बाय 75, सेल्स इज क्रेडिटेड बाय 75। तो दोनों अकाउंट सही हो गए। वरुण का अकाउंट में जो डेबिट हुआ था वो बैलेंस हो गया, जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और सेल्स के अकाउंट में 75 रुपीज क्रेडिट एक्स्ट्रा चला जाएगा। ठीक है जी। अब सस्पेंस अकाउंट में कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, हमें यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहां पर दो अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे जहां पर हम एंट्रीज को करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट एरर देखते हैं, एरर नंबर 3। Total of return outward book amounting to ₹200 was not posted in the ledger. This is an error of partial omission. Partial omission क्या हुआ है? Return onward, हमने रिटर्न की जो हम जो रिटर्न आउटवर्ड करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हमने कुछ सामान खरीदा उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो जब हम रिटर्न करते हैं तो उसको रिटर्न बुक के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो 200 रुपए का जो सामान था वो हमने रिटर्न किया है। दैट मीन्स सम परचेजेस वी हैड डन, वो परचेज को रिटर्न किया, कैश हमारे पास 200 एक्स्ट्रा आ गया, राइट। इसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था ऑनवर्ड अकाउंट में, लेकिन वो ऑनवर्ड अकाउंट के अंदर हमने उसको पोस्ट नहीं किया है, राइट। तो हमारा बुक किस तरीके से दिख रहा है? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, द करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन, इसमें 200 रुपए जो है वो क्रेडिट हो गए हैं फ्रॉम सस्पेंस अकाउंट। हमें यही पता है ना कि हमें 200 रुपए इसको डालने हैं। अब एक ही अकाउंट जब भी इंपैक्ट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट हमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व करना पड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखना आपको। एरर इज हैपनिंग इफ ओनली वन अकाउंट इज इफेक्टेड, देन द अदर अकाउंट सस्पेंस अकाउंट शुड हैव बीन इन्वॉल्व्ड। अगर दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं तो हम उन दोनों को यूज करके एरर सही कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर सिर्फ एक अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है तो वी विल हैव टू ब्रिंग इन सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो यहां पर रिटर्न आउटवर्ड हुआ, उसमें 200 रुपए हमने कम डाले थे, वो 200 रुपए एक्स्ट्रा डालने थे, तो वो 200 रुपए कहां से आएंगे? वो सस्पेंस अकाउंट से हम लोग लेकर आएंगे, राइट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड बाय 200 एंड रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 200 रुपीज, राइट। तो ये हमारी एंट्री बनी और इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट में एक डेबिट एंट्री भी आ गई, 200 रुपए की डेबिट एंट्री भी हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दी है सस्पेंस अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ एरर, गुड्स वर्थ ₹100 वर परचेज्ड फ्रॉम बादल बट द अमाउंट was entered in the sales book. Badal's account was correctly credited. So we have purchased some goods from Badal, but this amount was entered in the sales book. Why it is entered in sales book? हमने तो सामान को खरीदा है, we have purchased books from Badal,
राइट। अगर हमने बुक्स परचेज किए तो वो परचेज अकाउंट के अंदर आना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, हमने सेल्स अकाउंट के अंदर उसको दिखा दिया। बादल्स अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड, बादल को 100 रुपीज क्रेडिट होने चाहिए थे, हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने बादल को तो करेक्ट किया है लेकिन सेल्स अकाउंट को गलत दिखा दिया है। तो यहां भी दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं? फर्स्ट इज द परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हैज बीन should have been debited but it is not debited, and sales account it should not have been credited but it is credited। तो यहां पर हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 100 रुपीज विच शुड नॉट हैव बीन डन, सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं था। एंट्री 100 रुपए की है, वो डेबिट होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट के अंदर। सो दिस अकाउंट इज अगेन वेरी सिंपल। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, परचेज अकाउंट में हमें 100 रुपए का डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट में हमें 100 रुपए का जो क्रेडिट हुआ था इसे कैंसिल करके सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं टू डिफरेंट अकाउंट्स आर बीइंग इन्वॉल्वड, बट स्टिल वी विल हैव टू ब्रिंग इन सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट फिर भी लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि यहां जो दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, एक में एक्सेस क्रेडिट है, एक में शॉर्ट डेबिट है। तो एक्सेस क्रेडिट को सही करने के लिए इसे डेबिट करना पड़ेगा, तभी एक्सेस क्रेडिट जो है वो कम होगा अगर हम उसे डेबिट करेंगे। शॉर्ट डेबिट है यानी कि डेबिट कम हुआ है तो उसको भी सही करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। अब दोनों अकाउंट्स को अगर डेबिट करना पड़ रहा है तो क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे? किसी अकाउंट को तो करना पड़ेगा क्रेडिट। तो वो क्रेडिट कहां से आता है? वो आता है सस्पेंस अकाउंट से। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डेबिटिंग द सेल्स अकाउंट बाय ₹100 एंड वी आर डेबिटिंग द परचेज अकाउंट ऑल्सो बाय ₹100। तो 100 रुपए सेल्स में डाले, 100 रुपए परचेज में डाले एंड क्रेडिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट को बाय 200 रुपीज, राइट। एंड सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, इसको हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें कितना भी क्रेडिट या डेबिट हम लोग डाल सकते हैं बाकी एंट्रीज को करेक्ट करने के लिए। तो यहां पर अगेन हम सस्पेंस अकाउंट में दिखाएंगे दैट वी हैव क्रेडिटेड द सस्पेंस अकाउंट बाय ₹100 फ्रॉम सेल्स एंड बाय ₹100 फ्रॉम परचेज। ये दोनों अकाउंट की एंट्रीज हमने यहां पर नोट कर दी, ठीक है। तो ये हमारा सस्पेंस अकाउंट अब इस तरीके से दिखता है। 200 रुपीज का डेबिट बैलेंस है एंड यहां पर 560 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है। फिफ्थ एरर is saying a credit balance of supplier's account of ₹110 remained to be included in the list of sundry creditors. There was a credit balance in a supplier's account ₹110, ठीक है। ये अभी भी sundry creditors की लिस्ट में बना हुआ है। यहां पर हमें एमिशन जो ओमिशन किया है वो हमने ओमिशन क्या किया है, हमें इसे क्रेडिटर्स के अकाउंट के अंदर डालना चाहिए था 110 रुपए को, लेकिन हमने उसको डाला नहीं, हमने सन्ड्री क्रेडिटर की बुक के अंदर ही उसको यूज करके रखा हुआ है। सो व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री, द क्रेडिटर अकाउंट, वो जो सप्लायर है उस सप्लायर के अकाउंट में हमें क्रेडिट दिखाना चाहिए था 110 रुपए का, लेकिन वो हमने दिखाया नहीं है, ठीक है। तो उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है, हम क्रेडिटर के अकाउंट को 110 रुपए से क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को 110 रुपए से डेबिट करेंगे एंड दिस एंट्री विल अगेन बी शिफ्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट बाय द नेम ऑफ द क्रेडिटर, राइट। नेक्स्ट, एक्सेस क्रेडिट ऑफ 250 विच वॉज ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट। आपको याद है क्वेश्चन के अंदर पहले लिखा हुआ था ना कि ए ने जब अपना बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसने देखा कि एक्सेस क्रेडिट है 250 रुपए का। ये 250 रुपए का एक्सेस क्रेडिट हमने तुरंत सस्पेंस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया होगा, और सस्पेंस अकाउंट में जब भी हम शिफ्ट करेंगे तो क्रेडिट को जब हम सस्पेंस अकाउंट में लेकर जाएंगे तो वहां पर डेबिट डालेंगे ना हम, क्योंकि हमें जब एंट्री को पहले ही सही करना है। हमने देखा इन आवर ट्रायल बैलेंस एक्सेस क्रेडिट इज देयर, दिस एक्सेस क्रेडिट बैलेंस हैज टू नाउ बी करेक्टेड। सो जब हम ट्रायल सस्पेंस अकाउंट को लाएंगे तो हम सस्पेंस अकाउंट को 250 रुपए से डेबिट कर देंगे ताकि ये जो एक्सेस क्रेडिट आया है वो हमारा बैलेंस आउट हो जाए। क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में अकाउंट ए, बी, सी, डी, ई, इन सभी अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमने शो कर रखा था। कुछ यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, कुछ यहाँ क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ऐसे करके हमने जब टोटल किया तो हमें टोटल आया डेबिट का और टोटल आया क्रेडिट का। यहां पर जो क्रेडिट का टोटल था वो ज्यादा था, 250 रुपीज ज्यादा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक और अकाउंट एबीसीडी की लिस्ट में ऐड कर दिया। वो ऐड अकाउंट कौन सा किया, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस डाल दिया डेबिट का, 250, ताकि अब क्या होगा, अब ये साइड भी बराबर हो जाएगी जितनी ये साइड थी, क्योंकि यहां पर एक्सेस 250 आ रहा था, वही 250 हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल के यहां शिफ्ट कर दिया। तो यही 250 का बैलेंस हम सस्पेंस अकाउंट में दिखा देंगे। एंड हियर अगेन सस्पेंस अकाउंट इज वेरी मच इन बैलेंस, यू विल फाइंड दिस टोटल एंड दिस टोटल वेरी इक्वल, ठीक है। दोनों तरफ टोटल जो है वो बराबर आ रहा है। अब आपको लगेगा कि सर ये जो आपने समझा दिया ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या ऐसे सवाल एएफएम के एक पेपर में आएंगे? नहीं, पेपर में इतना बड़ा, इतना मुश्किल सवाल नहीं आएगा। पेपर में जो भी हमने एरर्स डिस्कस किए उन एरर्स को ही आपसे एक एरर पूछ लिया जाएगा। जैसे कि यहां पर एक एरर दे देंगे कि देयर वाज एन एरर इन एज अकाउंट, जहां पर क्रेडिट बैलेंस जो है 110 का वो पोस्ट नहीं किया गया, तो इसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, और आपको 4 एंट्रीज दे दी जाएंगी। आपको ये जो करेक्ट एंट्री है रेक्टिफिकेशन की वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। If you are not able to understand the concept, I would request you,
प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी चीज समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछिए। और अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, सारी चीजें एकदम ऊपर से गई हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपके जो बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं उनको आपको पहले करेक्ट करने की जरूरत है। यू विल हैव टू गो एंड वॉच द वीडियोस व्हिच आई हैव बीन पोस्टिंग रिलेटेड टू एएफएम सिंस चैप्टर 1। वहां से आप इस वीडियोस को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको ये चीजें जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगी, राइट। नाउ इफ वी हैव लर्नड अबाउट सस्पेंस अकाउंट, नाउ वी हैव टू लुक एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब होता क्या है कि मोस्टली एरर्स दे आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। आपने साल के एंड होते हुए, अकाउंटिंग पीरियड के एंड होते हुए अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाने लगे, और उससे पहले आपको एरर्स कई बार पता लग जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। उनकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आप पास कर देते हो, वो एरर्स सही हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सारे पर्सनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, सारे पर्सनल अकाउंट्स, राम का अकाउंट, सीता जी का अकाउंट, अलग अलग पर्सन्स का, सप्लायर्स का, क्रेडिटर्स का अकाउंट जो है, उसमें कोई भी एरर्स आपको जो देखने को मिलता है, कोई भी जो बैलेंस देखने को मिलता है, वो बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट जो है वो आपके लगातार चलते रहते हैं, राइट। सो ऑल दैट बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो अगर किसी पर्सन ए के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है ₹100 का, तो वो डेबिट बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। अगर रियल अकाउंट्स है, एसेट्स हैं, तो वो इन एसेट्स का जो भी बैलेंस बचा हुआ है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और नेक्स्ट ईयर से दोबारा उस एसेट के अकाउंट को स्टार्ट करेंगे। अगर नॉमिनल अकाउंट्स हैं, सेल्स के या एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं, तो उसको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर कोई एरर, इफ एनी एरर इज डिटेक्टेड इन नॉमिनल अकाउंट इन नेक्स्ट ईयर्स, it cannot be shifted to that year statements, it is shifted to the profit and loss adjustment account. Why this is happening? अगर लेट अस सपोज नॉमिनल अकाउंट्स यानी कि मेरी इनकम और मेरे एक्सपेंस ईयर 2023 के अंदर कुछ हुए थे, और मैंने उसकी फाइनल स्टेटमेंट बना दी, एंड आई हैव एंटर्ड इनटू द ईयर ऑफ 2024। 2024 में मुझे पता लगा कि लास्ट ईयर 2023 में मेरी इनकम में या मेरे एक्सपेंसेस में कुछ एरर आ गया था, मेरी इनकम कम या ज्यादा मेरे को शो हो गई, या मेरा एक्सपेंसेस कम या ज्यादा शो हो गए, तो उस एरर को रेक्टिफाई करना जरूरी है। तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कैन आई यूज दी अकाउंट्स ऑफ 2024? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मुझे 2023 के अंदर देयर वॉज अ प्रॉफिट जो ओवरकास्ट हो गया बाय ₹100। ओवरकास्ट हो गया मतलब मेरा प्रॉफिट जितना था उससे ₹100 ज्यादा प्रॉफिट मुझे लगा, क्योंकि हो सकता है कहीं मेरे सेल्स बुक के अंदर कोई गलत एंट्री हो गई और ₹500 की जगह ₹600 क्रेडिट हो गए, तो मुझे लग रहा है मेरी इनकम ₹100 ज्यादा हुई, लेकिन वो हुई नहीं थी। नेक्स्ट ईयर आई गॉट टू नो दैट दिस ₹100 वॉज एक्स्ट्रा इन माई इनकम। तो क्या इसको एडजस्ट करने के लिए मैं 2024 की इनकम में ₹100 डिडक्ट कर दूं, 2024 की इनकम में ₹100 कम कर दूं? कहने को चीजें आपको लगेगा बराबर हो जाएंगी, 2023 की इनकम ₹100 ज्यादा थी, 2024 की ₹100 कम हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते अकाउंटिंग रूल के अंदर। अकाउंटिंग में हमेशा हम जो एक पर्टिकुलर ईयर है उसकी सारी एरर्स को उसी ईयर के अंदर रिजॉल्व करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर में पता लगेगा कि मेरे किसी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कोई एरर था, तो मैं उसे उस साल की इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा, मैं एक अलग अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर ये ₹100 डालूंगा। इस अकाउंट का मतलब ही क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का? दिस अकाउंट इज ओनली ओपन्ड टू रेक्टिफाई द एंट्रीज ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स विच हैव बीन हैपनिंग इन द लास्ट ईयर्स। पिछले सालों के अंदर इनकम या आपके एक्सपेंस के अंदर कोई एरर अगर हुआ है, उसको एडजस्ट करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 4 different errors were committed by the accountant for ABC Corp, ठीक है। अब ये एरर्स आपको वीडियो पॉज करके ध्यान से देखने हैं, इन एरर्स को आइडेंटिफाई करना है और आपको पता करना है कि इनकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या पास होंगी, ठीक है। इन्हीं एरर्स के ऊपर मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से सॉल्यूशन बनता है। अगर आप सॉल्यूशन अभी नहीं देखना चाहते तो दोबारा वीडियो को पॉज करके पीछे जाओ, इसको सॉल्व करो, और आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे सॉल्व करने में, लेकिन क्योंकि वीडियो की पॉजिटिव है मैं यहां पर आपके सामने ये इनके सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर एरर पता लग जाए तो उनकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनेगी, ट्रायल बैलेंस की बात पता लगे तो सस्पेंस अकाउंट को यूज करके एंट्री कैसे बनेगी, और अगर फाइनल अकाउंट्स बन जाए तो एंट्री कैसे बनेगी। लेट अस सी। कैश 350 रिसीव्ड फ्रॉम टाटा केमिकल्स पोस्टेड एज 532 देयर अकाउंट। टाटा केमिकल से ₹350 का ₹350 का कैश रिसीव हुआ था, लेकिन वो हमने ₹530 दिखाया, ₹180 एक्स्ट्रा दिखा दिया, ठीक है। तो ये जो 180 एक्स्ट्रा दिखाया, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें एरर पता लग गया तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है, हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा जो केमिकल्स है, त्रिमान केमिकल से टाटा केमिकल्स, उसको ₹180 से हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि ₹100 जो है हमने पहले एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया था,
ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा तो यहां पर हमें सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे, हम ट्रिम एंड केमिकल्स को डेबिट करेंगे 180 से और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय 180 रुपीज। फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद अगर पता लगा तो हम अगेन वही एंट्री दोबारा यहां पर रिपीट करेंगे, ट्रिम एंड केमिकल्स को 180 से डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को 180 से क्रेडिट। ठीक है जी। 260 पेड फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। 260 रुपए का फर्नीचर खरीदा, उसको फर्नीचर अकाउंट के अंदर डालना था, उसको एसेट के अंदर डालना था, लेकिन वो मैंने ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया है। तो मुझे एंट्री अगर ट्रायल बैलेंस के पहले बनानी है तो क्या बनाऊंगा मैं, ये जो ऑफिस एक्सपेंस में 260 रुपीज गया है इसको ट्रांसफर करूंगा टू द ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। सो आई विल ऑफिस डेबिट द ऑफिस फर्नीचर अकाउंट बाय 260 एंड क्रेडिट द ऑफिस एक्सपेंसेस बाय 260। ठीक है। इसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस के बाद पता लग रहा है तो भी ये एंट्री सेम रहने वाली है। क्यों सेम रहने वाली है? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। बोथ द अकाउंट्स इन्वॉल्वड, वन हैज टू बी डेबिटेड एंड अदर हैज टू बी क्रेडिटेड। अगर फाइनल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद एरर पता लगा तो यहां पर मैंने क्या देखा कि मेरा ऑफिस एक्सपेंस का जो अकाउंट है उसमें 260 रुपीज मैंने फालतू डाल दिए। ये फालतू नहीं जाने चाहिए थे। इस वजह से मैं अब इस एरर को सही करने के लिए क्या करूंगा, ऑफिस फर्नीचर का जो एसेट का अकाउंट है उसको 260 रुपीज में एडजस्ट करूंगा, डेबिट करूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर मैं क्रेडिट करूंगा 260 रुपीज। आई विल नॉट अगेन क्रेडिट और यूज द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद ये जो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बन चुका है। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर्स की एंट्रीज यहां पर रेक्टिफाई नहीं करेंगे। सिमिलरली स्टेशनरी वॉज परचेज फॉर 150 रुपीज एंड इट रिमेन्ड अनपोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक। कैश बुक के अंदर हमने परचेज को रिकॉर्ड किया है, लेकिन हमने उसको जो पोस्ट नहीं किया है उसके लेजर अकाउंट के अंदर, हमने स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट नहीं किया है। तो यहां पर एक सिंपल वन साइडेड एरर है। कैश बुक के अंदर सही एंट्री थी, कैश में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन स्टेशनरी अकाउंट को एक्स्ट्रा हमें 150 रुपीज का डेबिट देने की जरूरत थी, तो वो डेबिट मैं दे दूंगा। अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगा तो मैं अगेन स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करूंगा 150 से, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 150 से। अगर मुझे फाइनल स्टेटमेंट्स बनने के बाद पता लगा तो मैं अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ये मेरा पूरा जो फंडा है वो फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद होगा। ठीक है। फाइनल एरर इज क्रेडिट सेल ऑफ 400 रुपीज टू त्रिवेदी जी वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। सो नाउ क्रेडिट सेल वाज हैपनिंग इन 400, सो डेबिट होना चाहिए था त्रिवेदी जी का अकाउंट, सो मैंने डेबिट कर दिया त्रिवेदी जी के अकाउंट को बाई 800 रुपीज। क्यों 800 से डेबिट किया है? क्योंकि 400 का जो है वो क्रेडिट हो गया था, 400 का क्रेडिट कर दिया था, तो पहले इस 400 के क्रेडिट को करेक्ट करेंगे तो 400 डेबिट होगा, उसके बाद इनको डेबिट होना चाहिए था 400 का और, तो उसको हम दोबारा से करेंगे तो टोटल 800 रुपीज का हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ आपको? बिकॉज इन दिस अकाउंट व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन द त्रिवेदी account should have been debited by 400 and sales account should have been credited by 400। एंट्री हमने क्या बना दी? हमने बना दिया कि जो त्रिवेदी जी का अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, त्रिवेदी जी को डेबिट होना चाहिए था, उसे 400 क्रेडिट कर दिया है, तो पहले उसको क्रेडिट को कैंसिल आउट करने के लिए 400 डेबिट करेंगे और फिर डेबिट 400 लाने के लिए दोबारा से 400 डेबिट करेंगे, तो टोटल 800 डेबिट हमें देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बनाते हैं तो यहां पर त्रिवेदी जी के अकाउंट को 800 रुपए से डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर हम यही ट्रांजैक्शन फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद बनाते हैं तो यहां पर अगेन हम त्रिवेदी जी के अकाउंट को 800 रुपए से डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को 800 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो ये टाइम के हिसाब से कैसे हमारी एंट्रीज चेंज हो जाती हैं, हम कब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को पिक्चर में लाते हैं, हम तभी पिक्चर में लाते हैं जब हमारा कोई नॉमिनल अकाउंट के अंदर एरर हुआ रहता है और उसको हमने फाइनल अकाउंट्स के बाद बनने के बाद हम उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फाइनली आपको यह ध्यान रखना है, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, दीज एंट्रीज आर ओनली डन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट्स। व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम फॉर दैट पीरियड आर कंसिडर्ड। ये मैचिंग प्रिंसिपल है, इसको हमने हमारी फर्स्ट वीडियोस के अंदर देखा था कि हर साल के अंदर जो भी इनकम की गई है वो उसी खर्चे के साथ जोड़नी चाहिए जो खर्चा उस इनकम को जनरेट करने के लिए किया है। सो इन एन ईयर वट एवर एक्सपेंस आई एम डूइंग इन एन ईयर and that expense should be matched with the income that I have generated in that year only, right? For example, February 2023 में A sells goods worth ₹1000 to B on credit and A purchases goods worth ₹500 from C on credit। हो क्या रहा है? A ने B को सामान बेचा है 1000 रुपए का क्रेडिट पे, कैश का अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, सामान दे दिया गया है, कैश अभी नहीं मिला है, और ए ने 500 रुपीज का सामान सी से खरीदा है क्रेडिट पे, अगेन सामान ले लिया है लेकिन कैश नहीं दिया है। दिस इज हैपनिंग इन February 2023। नेक्स्ट, इन मार्च 2023 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। मार्च में आपका अकाउंटिंग पीरियड इज एंडिंग, राइट? सो आई हैव प्रिपेयर्ड माई
अकाउंट्स जहां पर मैंने अपने एक्सपेंसेस को और अपने इनकम को दिखा दिया है। अब ये जो पैसा मिलना था मुझे, दिस मनी हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड टू मी एंड नाइदर आई हैव गिवन द मनी अगेन। सो अब जब मैं नेक्स्ट ईयर मई 2023 में 1000 रुपीज बी से रिसीव करूंगा और जो है 500 रुपीज सी को पे कर दूंगा, राइट। मैंने बी से 1000 रुपए लेने थे, वो मैंने फाइनल स्टेटमेंट बनाने के बाद लिए, और सी को 500 रुपए देने थे, वो भी मैंने फाइनल स्टेटमेंट बनाने के बाद लिए। तो आप समझ सकते हैं ये जो 500 रुपीज इनकम हुई है, ये जो 500 रुपीज का खर्चा हुआ है, ये क्या मई 2023 यानी 2023-24 के ईयर में जाएगा या 2022-23 के ईयर में जाएगा। हमने हमेशा ध्यान रखा है मैचिंग प्रिंसिपल में कि जब भी ये जो खर्चा हुआ है या इनकम हुई है, दिस एक्चुअली हैपेंड इन दिस February मंथ। कैश भले हमें बाद में मिला हो, लेकिन ये कैश हमें मिलेगा इन द नेक्स्ट ईयर। तब भी हम इसको रिकॉर्ड कहां करते हैं, हम यहां रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ये जो कैश आएगा, दिस कैश विल बी एंटर्ड थ्रू एन एडजस्टिंग एंट्री, right? So this entry is made to assign the right amount of revenue and expenses to each accounting period. ये एडजस्टिंग एंट्री हम क्यों बनाएंगे कि हमें दिखाना है कि 1000 रुपए अब मेरा कैश डेबिट हुआ है, मैं कैश इज डेबिटेड नाउ विद 1000 रुपीज। सो दिस 1000 डेबिट कैश, और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट जो हो रहा है वो हमारा पिछला अकाउंट होगा जो बी के साथ मुझे सेटल करना था। तो ये एक एडजस्टिंग एंट्री होगी, इसको हम बोलेंगे एडजस्टिंग एंट्री। इसी तरीके से क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री इज मेड इन मार्च, जब हम सारा जो इनकम और सारी एक्सपेंसेस भी उसको शिफ्ट करते हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है बस, एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री, right? So that is all for this video, where we have talked in detail about the suspense account and we have tried to solve certain questions related to the same, right? And I hope इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हुई होगी। किसी भी तरीके का क्वेश्चन दोस्तों आपको रहे रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस, related to types of errors in trial balance, or for the rectification of errors in the trial balance, please use the comment section below or contact us at hello@edutype.co.in with your queries and we will answer them very promptly, right? पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।